अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। चैप्टर 4 का हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था सेल ऑर्गेनेलीज, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्गेनेली न्यूक्लियस पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्गेनेली द राइबोसोम्स, पेज नंबर 61। ठीक, तो राइबोसोम्स का तो जिक्र हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सुना था न्यूक्लियस में, यानी न्यूक्लियोलस में हमने देखा था कि न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर राइबोसोम्स असेंबली। राइबोसोम को प्रिपेयर करने की साइट थी न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक पोर्शन था न्यूक्लियोलस जिसमें राइबोसोम्स बनते थे। तो आज हम राइबोसोम्स को देखेंगे कि ये खुद क्या होते हैं। राइबोसोम भी एक बहुत स्मॉल सी, टाइनी सी, इम्पॉर्टेंट सी सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक, तो राइबोसोम्स क्या हैं? दे आर स्मॉल ग्रैन्युलर, दानेदार किस्म की, ठीक है, बहुत छोटी सी सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, एंड इसका मेजर फंक्शन क्या है? द प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल को जितनी भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होंगी ना, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए या फिर मैसेजेस सेंड करने के लिए, ठीक, उस एक सेल जितनी भी प्रोटीन्स बना सकता है, वो प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है उसके पास? प्रोटीन जनरेट करने का सेंटर कौन सा है? द राइबोसोम। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद राइबोसोम्स जो है, मैंने कहा कि राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, और हमने स्टार्ट में देखा था इस चैप्टर के स्टार्ट में कि जो एक सेल होता है उसके, एक तो वो सेल खुद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, और इसी तरह जैसे हमने कल न्यूक्लियस देखा, तो न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर एनवेलप से इनक्लोज्ड होता है। ठीक, इसी तरह और भी ऑर्गेनेलीज हैं जो जिनमें बहुत सारी, जिनमें सेल मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है, लेकिन राइबोसोम्स आर विदाउट मेम्ब्रेन। इनकी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक, राइबोसोम्स की अगर हम लोकेशन देखें कि सेल में राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस को हमने देखा था न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो राइबोसोम्स सेल में या तो किसी और ऑर्गेनेली के साथ अटैच्ड मिलेंगे, ठीक है, उसके ऊपर स्टिक हुए मिलेंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप नेक्स्ट पढ़ोगे ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कैपिटल ER से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इतना याद रखो कि राइबोसोम्स आर आइदर फाउंड अटैच टू द ER, और या फिर इसके अलावा दे आर फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब राइबोसोम की क्या कॉम्पोजिशन होती है? राइबोसोम में 50% प्रोटीन्स होती हैं, प्लस 50% इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, द राइबोसोमल RNA। ठीक है, इसको हम स्मॉल r एंड देन RNA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल r मीन्स राइबोसोमल एंड RNA मीन्स ये एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मॉलिक्यूल है, जैसे DNA है। ठीक है, DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और RNA स्टैंड्स फॉर द राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से पता चल रहा है कि ये कोई केमिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, केमिकल होते हैं ना एसिड्स बेस। ठीक, तो ये एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल दो तरह से हो सकता है, DNA की फॉर्म में या RNA की फॉर्म में। ठीक है, तो राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है कि इसके अंदर इसका अपना राइबोसोम, सॉरी, इसका अपना RNA प्रेजेंट होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं। ठीक, तो राइबोसोम में 50% प्रोटीन होती है और 50% राइबोसोमल RNA होता है। ठीक है,
और राइबोसोम्स जो है, क्योंकि आपने याद रखना है कि जो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, यानी जिन ऑर्गेनेलीज के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, मोस्टली वो ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल में भी होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होती हैं, ठीक है। और सिर्फ जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो यूकैरियोटिक में होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। लेकिन जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी विदाउट अ मेम्ब्रेन है, विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, तो वो ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती हैं और प्रोकैरियोटिक में भी होती हैं, ठीक है। ठीक, इसके अलावा राइबोसोम्स की भी 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। जब ये एक्टिव फॉर्म में होगा और जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे हमने जेनेटिक मटेरियल को देखा था, जब वो एक्सप्रेसिव फॉर्म में होगा, मीन्स जब एक स्टेज आएगी सेल की, जब सेल ने डिवाइड करना होगा, सेल ने 2 न्यू सेल्स क्रिएट करने होंगे, तो उस टाइम पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अपीयर होता है, क्रॉस शेप में अपीयर होता है। हमने ऐसा इससे पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह उसके अलावा रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ सेल, वो जो जितना जेनेटिक मटेरियल होता है वो लूज थ्रेड की फॉर्म में होता है। बिल्कुल ऐसे ही राइबोसोम्स जब प्रोटीन बना रहे होंगे, प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, तो राइबोसोम्स स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, स्पेसिफिक शेप में होंगे, ठीक है। लेकिन जब राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, नॉन फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे व्हेन नॉन फंक्शनल, तो इनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनके 2 पार्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं द फैक्टर्स, ठीक है। ये जो अपर मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज द लार्जर फैक्टर, एंड जो नीचे वाला है लोअर, वो स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। दिस इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ अ राइबोसोम। ये एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। और ये क्या है, ये दोनों सब यूनिट्स मिलके एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपने याद रखना है कि व्हेन राइबोसोम इज नॉट प्रिपेयरिंग द प्रोटीन, जब वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, वो रेस्टिंग फॉर्म में है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स इस तरह से इकट्ठे होंगे, ठीक। लेकिन जब वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो इनकी अरेंजमेंट कुछ और होगी, ठीक है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया राइबोसोम्स कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हर ऑर्गेनेली। जो ही आपके माइंड में कोई ऑर्गेनेली का नेम आता है, तो उसके साथ आप उसके साथ कोई ना कोई जैसे कीवर्ड होता है ना, ठीक है, उसका फंक्शन उसके साथ आप याद रख लो, क्योंकि इन ऑर्गेनेलीज में से नोट लिखने को भी आता है, और शॉर्ट में इनके बारे में पूछा जाता है कि क्या राइबोसोम्स में आरएनए या डीएनए होता है या नहीं, क्या इनमें मेम्ब्रेन होती है या नहीं, ठीक है, और इनका फंक्शन। ये तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स जहाँ पे भी आएंगे आपके माइंड में क्या आना चाहिए, द प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली ऑर्गेनेली, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है, और वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। मेम्ब्रेन्स मीन्स इस तरह से 2 लेयर्स ने इसे कवर किया होगा और यहाँ बीच में इसका मटेरियल होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर है ये, ठीक। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। सपोज ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह से बहुत सी फोल्डिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से फोल्ड हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन, फिर ये इनर मेम्ब्रेन, और फिर उसके अंदर यहाँ सेंटर में मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एक फ्लूइड फिल हुआ हुआ है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं।
ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हुई हुई है, इनवर्ड फोल्ड हुई हुई है, ठीक, तो यहाँ से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स which form due to the infolding of the inner membrane of our mitochondria are called the cristae, ठीक है। ठीक, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, ठीक। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया अब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो मतलब ये किस सेल्स में होंगी, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होंगी, ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दैट इज एनर्जी जनरेशन, ठीक है, एटीपी जनरेशन। एटीपी वो मॉलिक्यूल है जिसकी फॉर्म में सेल एनर्जी करेंसी सेल एनर्जी को यूज कर सकता है और स्टोर कर सकता है, ठीक है। एटीपी इज एक्चुअली द एनर्जी करेंसी फॉर अ सेल, ठीक है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, बस आप इतना याद रख लो, ठीक। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस कहते हैं। सेल का पावर हाउस क्या होता है? जहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही हो, ठीक है। तो सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सब कहाँ जनरेट होगी, किधर प्रोसेस होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपीज जनरेट करके सेल को प्रोवाइड करेगा और फिर सेलों से यूज करेगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुई हुई है क्रिस्टी की फॉर्म में, ठीक है, फिंगर लाइक इसमें स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, इसका मकसद क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो जस्ट स्ट्रेट इस तरह से है, ठीक है, और इसी से अगर हम इनर मेम्ब्रेन को कंपेयर करें तो इनर मेम्ब्रेन कितनी लार्ज है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बहुत लार्ज है, ठीक। तो ये जो लार्ज सरफेस एरिया है, it allows many metabolic reactions to occur at a high rate, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एनर्जी हार्वेस्टिंग या एनर्जी को रिलीज करने वाले रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शंस बहुत फास्ट रेट पे हों, उन्हें ज़्यादा एरिया मिले अकर करने के लिए, लार्ज सरफेस एरिया मिले, इसलिए द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इन द फॉर्म ऑफ मैनी फोल्डिंग्स, ठीक है। बस यहाँ तक ही है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और ये जो डीएनए है इट इज नॉट सेम एज जो भी यूकैरियोटिक सेल, जो सेल का न्यूक्लियस के अंदर जो सेल के डीएनए है ना, उस डीएनए से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की और राइबोसोम्स की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड देयर ओन राइबोसोम्स, ठीक है।